बिहेवियर की बात करने जा रहे हैं। अब कंज्यूमर का बिहेवियर इन व्हाट सेंस, एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हम अपने कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई करें और उस सर्कमस्टांसेस के ऊपर कंज्यूमर का जो रिस्पांस है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर शो होता है, बेसिकली हम यहाँ पर उसकी बात करने जा रहे हैं। अब यूटिलिटी के रेफरेंस से बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किससे कहा जाता है? ठीक है, यूटिलिटी का मतलब है कि व्हेन यू कंज्यूम एनीथिंग, जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं और उसकी इस्तेमाल के बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका, कि वो वहां से जो आपको रिजल्ट मिला, या यू कैन से दिस कि यहाँ उससे यूज से जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई, जो आपको बेनिफिट का वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि बेनिफिट का वर्ड एक पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट यूटिलिटी एक ऐसी चीज है कि इट कैन बी यूज इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव, बोथ सेंस, दोनों सेंस में यूज की जाती है, क्योंकि बात बात एक चीज आपको फायदा दे रही है और बात बात एक चीज आपको नुकसान दे रही है। तो खाली फायदा बेनिफिट के सेंस में आता है, खाली नुकसान लॉस के सेंस में आता है। लेकिन अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव एंड यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। यूटिलिटी का मतलब है, इसका मतलब कि आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करें और उसके रिस्पांस में जो आपको उसका रिजल्ट मिलता है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन है, व्हाटएवर द रिजल्ट विल बी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। वो आपके लिए फिर क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है? कि जब एक कंज्यूमर एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन स्टेज के ऊपर होता है, कि जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंजॉय कर रहा होता है किसी भी चीज को यूज करके, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, जिसको तवाज़ुन की हालत भी कहा जाता है। ठीक हो गया, कि जहां पर सारिफ का तवाज़ुन, उर्दू में अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो सारिफ का तवाज़ुन भी इसको कहा जाता है, ये इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है, कि एट द लेवल एट व्हिच द कंज्यूमर इज इन मैक्सिमम बेनिफिट, के जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी एंजॉय कर रहा होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी एंजॉय कर रहा होता है, तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अब इसमें हमारे पास अब एक लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है? अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पर और ग्राफ के बाद डायरेक्टली आपको इसमें शो कर दूंगा चीजें। ठीक है जी, ये हमारी रूटीन लाइफ का बिहेवियर है, जो हर कंज्यूमर, ऑलमोस्ट हर नॉर्मल कंज्यूमर और हर रैशनल कंज्यूमर, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एक क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है जी, क्वांटिटी की बात करते हैं और उसके साथ टोटल यूटिलिटी और उसके साथ मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जी, मैंने एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, एक प्रोडक्ट एक इस्तेमाल करते हैं और उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कितने यूनिट्स का है, मुझे कितने यूनिट्स की यूटिलिटी मिली? 4 यूनिट्स की। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं। अब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इकोनॉमिक्स की दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 इज कार्डिनल अप्रोच एंड नंबर 2 इज ऑर्डिनल अप्रोच। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल अप्रोच एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि यूटिलिटी कैन बी काउंटेड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को काउंट किया जा सकता है, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? कार्डिनल अप्रोच का। तो ये जो लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कार्डिनल अप्रोच के अंदर है, क्योंकि वो ये कहता है कि आप यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? तो अब मैं कहता हूँ जी, मैंने पहला यूनिट अपना यूज किया किसी भी प्रोडक्ट का, तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है? 4 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन। मैं कहता हूँ जी, मैंने दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया तो दूसरा यूनिट मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी देता है? 3 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन। अब ये 3 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन क्यों देता है? यहाँ पर ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है और असल में यही चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम अगर किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो जितना हम उस चीज को इस्तेमाल करते चले जाते हैं, अगर मैं इसके तीसरे यूनिट की तरफ मूव करता हूं तो यूटिलिटी 2 पे चली जाएगी, चौथे यूनिट पे यूटिलिटी 1 पे चली जाएगी, पांचवें यूनिट पे यूटिलिटी 0 पर चली जाएगी और इवन छठे यूनिट पे जाकर यूटिलिटी माइनस में चली जाती है। तो यही हमारे एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर यही कहता है कि इन अ रूटीन लाइफ, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रहते हुए अगर हम किसी चीज का कंटिन्यूस यूज करते हैं तो every next unit will give the less utility from the previous one। कि हर अगला यूनिट जब कंज्यूम किया जाता है तो उससे जो आपको बेनिफिट मिलता है
वो बेनिफिट, आपकी इंटेंसिटी ऑफ बेनिफिट कम होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। या पहले यूनिट ने आपको कितना बेनिफिट दिया है 4 का, दूसरे ने कितना दिया 3 का, तीसरे ने कितना दिया 2 का, चौथे ने 1 का, पांचवें ने 0 का, छठवें ने -1 का। तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिन। यानी कि हर इंडिविजुअल यूनिट की जो यूटिलिटी होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा, कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहा जाता है, हर इंडिविजुअली एक यूनिट की जो अपनी यूटिलिटी है उसको मार्जिनल कहते हैं। और अगर मैं टोटल यूटिलिटी की तरफ जाता हूं तो पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी थी 4, दूसरे यूनिट पे टोटल कितनी होगी 4 + 3 कितनी होगी 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 0 अगेन 10, और 10 के बाद -1 में हमारे पास क्या आता है 9 आ जाता है। क्लियर होगी जी। तो ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी का सेक्शन आता है। अब यहाँ से मैंने एक फाइनली एक वर्डिंग ये देखी कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यही कहता है कि अदर थिंग रिमेन सेम। अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब है कि हमने कल इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट करी थी कि हमारे इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो हर लॉ कुछ असम्पशंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो हमने उन असम्पशंस के बारे में ये सीखा और ये पढ़ना है कि अदर थिंग रिमेन सेम, क्योंकि असल में वो जिन चीजों को हम सेम करने जा रहे हैं वो चीजें भी ऐसी हैं जो यूटिलिटी को चेंज कर सकती है। लेकिन हमने फिलहाल उन तमाम चीजों को क्या कर दिया, सेम कर दिया, और यूटिलिटी का बिहेवियर सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करवाया, यूज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट के। हर नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट विल गिव द लेस बेनिफिट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और इसी के ऊपर हमने बात की और ये स्केड्यूल भी इसी चीज को शो किया कि पहले यूनिट पे 4, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, चौथे पे 1, पांचवे पे 0 और छठे पे -1 की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी यूटिलिटी है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे। अगर मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इक्वेशन फॉर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि यूटिलिटी इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक हो गया, यूटिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी के ऊपर। जितनी क्वांटिटी यूज करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और सेम इसी तरह से टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है हमारी, बढ़ती तो जा रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है बट विद द डिक्रीजिंग ट्रेंड। मेरी वर्डिंग गौर से सुनिएगा बेटा, ठीक हो गया, यूटिलिटी क्या करती है, बढ़ती जाती है बट विद द डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन शो करने लगा हूँ आप लोगों को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। इस पर आपका एमसीक्यूज बन दे सकता है, चांसेस हैं इस चीज के भी कि अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट ठीक है जी विद डिक्रीजिंग ट्रेंड। याद रखिएगा। अब जरा यहाँ पर देख भी लें, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है 4 3 2 1, ये पॉजिटिव सेंस है, तो इस पॉजिटिव में टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 4 7 9 10। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ट्रेंड। जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई वहां पर उस 0 पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। और जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 0 से -1 पर गया तो ये 10 से कहां चला गया, 9 पर चला गया। तो पॉइंट समझ आ गया जी बेटा जी। तो अब याद रखिएगा ये 3 रिलेशन मैंने यहाँ पर शो कर दिए टोटल यूटिलिटी के विद मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। ठीक हो गया जी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता, ये दोबारा से रिपीट करता हूं कि हर इंडिविजुअल यूनिट की जो यूटिलिटी है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। या इसको मार्जिनल यूटिलिटी को एक और तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आएगा उस चेंज को आपने क्या नाम दे दिया, मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दे दिया। इसको भी अगर मैं डायग्राम से शो करना चाहता हूं तो 4 से 7 इसके दरमियान कितना चेंज आया, 3 का चेंज। तो 1 यूनिट के चेंज होने से 3 यूनिट का चेंज आता है। इट मींस दैट कि ये मेरे लिए क्या बन जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो कर दिया। ये मैंने टोटल यूटिलिटी की बात की है कि टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, कि जिसमें हमने ये पढ़ा, ये डिस्कस किया कि विद द यूज ऑफ एवरी नेक्स्ट यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट का इस्तेमाल हमें क्या देगा, पिछले यूनिट के निस्बत लेस बेनिफिट देगा। ठीक हो गया, बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी नेक्स्ट यूनिट का जो हमारा यूज है वो प्रीवियस यूनिट के निस्बत हमें क्या दे रहा है, लेस बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहलाता है
लेकिन हम इसमें कुछ चीजों के हम assumption लेते हैं और assumption हम क्या लेते हैं, अब इस बात को ध्यान से देखिएगा कि कुछ चीजों के अंदर ये लॉ ऑपरेट नहीं करता प्रॉपर्ली, यानी कि वहां पर बिहेवियर कुछ और होगा, उन चीजों को हमने कांस्टेंट कर दिया। हमारे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंज्यूमर को चीज पसंद आ गई तो फिर वो अगला यूनिट उसको पिछले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसका मतलब द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन सेम, क्योंकि इनकम की जो बढ़ती है तो इंसान और चीजें लेगा, लेकिन लेवल ऑफ बेनिफिट फिर क्या होगा, उसका लेवल ऑफ जो कह सकते हैं यूटिलिटी वो भी बढ़ सकता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का साइज है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। पहला गिलास पानी का पी रहे हैं और दूसरी दफा गिलास की बजाय बोतल के कैप में डाल के पानी पीते हैं, अगर आप ये सोचें कि ये अगला यूनिट मुझे पिछले के निस्बत लेस सेटिस्फेक्शन देगा, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस यूनिट होना चाहिए। जब तक यूनिट हमारा होमोजेनियस नहीं होगा, हमारा लॉ ऑपरेट नहीं करता, इसलिए हमने उन चीजों को क्या कर दिया कि अदर थिंग रिमेन सेम की कौन कैटेगरी के अंदर लेगी। तो इस तरह की कुछ नंबर ऑफ assumptions है हमारे पास। मैं करके आपके साथ सब शेयर करूंगा, उसमें सारी बातें बड़ी डिटेल में लिखी हुई। तो वहां पर आपके हमारे पास एक पहला लॉ था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, ठीक हो गया नहीं? तो ये हमारे पास एक पहला लॉ था। अब इसके बाद दूसरे लॉ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या चीज है, हम एक रैशनल कंज्यूमर की बात करते हैं। द कंज्यूमर who is called rational. Rational consumer कौन सा है? The consumer who can take the benefit of its own benefit, who wants maximum satisfaction, who want minimum input and maximum output is called rational consumer. कि जो अपने फायदे का बेनिफिट का डिसीजन करना जानता हो, या जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हो, या जो मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना चाहता हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रैशनल कंज्यूमर का नाम देते हैं। अब बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, अगर हम मार्केट जाते हैं और हम अपनी इनकम को मोर देन 1 यूनिट्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, और ये हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल फिनोमेना है कि हमने लाइफ में हमेशा सिर्फ एक चीज तो नहीं खरीदी, हम तो मार्केट में जाकर मल्टीपल चीजों की परचेज करते हैं। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सा ऐसा लेवल होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर खड़ा है, कि जहां पर वो ये कह सकता है कि मैंने ये जो अपनी इनकम को इस्तेमाल किया है, ये मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी में इसको इस्तेमाल किया है, मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की है, कि मैंने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया है, और जितना यूज मैंने बेस्ट कर लिया है इससे ज्यादा बेस्ट यूज नहीं हो सकता था। तो इस चीज की मेजरमेंट कैसे हो सकती है, इसके ऊपर एक पूरा लॉ बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर अपने पैसे खर्च करने जा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट हैं या 3 प्रोडक्ट हैं या 4 प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा ऐसा लेवल है कि जिस लेवल के ऊपर जाकर हमारा कंज्यूमर ये कह सकता है कि ही इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, या वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर खड़ा है, कि जहां पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया गया। अब इसके ऊपर हमने लॉ बनाया। अब मैं एग्जांपल लेता हूं फिलहाल यहाँ पर कि लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन 2 कमोडिटीज, हम 2 कमोडिटीज के ऊपर पैसा खर्च करने जा रहे हैं, एंड वी हैव जस्ट 5 यूनिट्स ऑफ इनकम। हमारे पास इनकम के 5 यूनिट है, मेरे पास 5 रुपए कह सकते हैं, और 5 रुपए को मैंने 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करना है, और इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि दोनों प्रोडक्ट्स की, कि दोनों प्रोडक्ट्स से मुझे क्या मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। खैर की बात, अब एक छोटी सी बात आपको यहाँ और बताता चलो, दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या होनी चाहिए, क्लोज रिलेशन, क्लोज यूनिट्स यूज होना चाहिए, यानी कि वो 2 प्रोडक्ट इस तरह से होनी चाहिए कि मैं एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी पे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट नेचर की अगर प्रोडक्ट को मैं चूज कर लूँ, इसका मतलब फिर वहां पर मैं आपस में मैक्सिमम बेनिफिट चेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे दोनों की जरूरत है तो जितनी मर्जी कोई चीज एक अच्छी भी हो, लेकिन अगर मुझे दूसरे की जरूरत है तो मैंने वो परचेज करनी ही करनी। लाइक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि मार्केट में आप जाते हैं और आपने कपड़ा भी खरीदना है और आपने रोटी भी खरीदनी है, इज इट पॉसिबल कि आपको कपड़ा बहुत अच्छा मिल गया तो आप रोटी छोड़ देंगे? ऐसा नहीं। या आपको रोटी बहुत अच्छी मिल रही है आपको, तो आप 5 7 10 कटी खा लेंगे और आप कपड़ा छोड़ देंगे? इसका मतलब ये दो एक ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसको आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर हमारी प्रोडक्ट इस नेचर की होगी कि वहां पर कि अगर हम एक प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे पर जा सकते हैं, तो वहां पर ये हमारा लॉ अप्लाई होता है। तो अब मैं यहाँ पर लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ कि हमारे पास हमारी इनकम के 5 यूनिट है, ठीक है जी? हमारी इनकम के कितने यूनिट्स हैं जी? 5 यूनिट है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यूनिट्स ऑफ इनकम यानी वाई की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक है जी
प्रोडक्ट ए और एक हमारे पास है प्रोडक्ट बी। आप जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, मैं इस पूरा स्केड्यूल में ड्रॉ करना और स्केड्यूल के बाद मैंने इस बात को प्रूफ करना है कि किस तरह से हम सेटिस्फेक्शन अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर खड़े हैं। पहली प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट ए के ऊपर बात करता हूँ, पहला यूनिट मुझे प्रोडक्ट ए में 12 यूनिट्स का बेनिफिट देगा, ठीक है जी। और जब इसका दूसरा यूनिट खरीदूंगा तो 12 के बजाय कितना बेनिफिट देगा, 10, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कहती है कि एवरी नेक्स्ट यूनिट विल गिव द यूटिलिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब फिर दूसरा यूनिट हमें कितना बेनिफिट दे रहा है, 10, तीसरा यूनिट हमें कितना दे रहा है, 8, चौथा यूनिट हमें कितना दे रहा है, 6, और पांचवा यूनिट हमें कितना दे रहा है, 4। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ए के ऊपर बात की। इन केस अगर मैं ये 500 पैसे बी के ऊपर खर्च करूं तो इसका मतलब फिर पहला यूनिट मुझे क्या दे रहा है, 10, दूसरा कितना दे रहा है, 8, 6, 4, 2। ये मैंने अपने पास से वैल्यूज अज्यूम की, लेकिन वैल्यूज का अजम्पशन याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपने दोनों के ऊपर लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ का जो बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर है वो यही कहता है कि जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती जाती है, यूटिलिटी हमारी कम होती चली जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको जरा चेक करना चाहता हूँ कि मैं दोनों प्रोडक्ट के ऊपर अपने 5 कॉम्बिनेशन शो करना चाहता हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन किस तरह से बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, 5-0 का कॉम्बिनेशन। अब 5-0 में जो 5 है ये प्रोडक्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा यूनिट है मेरे पास, ठीक है जी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट बी को। यानी कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपने 500 के 500 पैसे मैं किसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट ए के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। मैं अपने 500 पैसे 500 यूनिट्स ऑफ इनकम किस पर लगाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट ए के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो जरा इसको मेरे साथ सम कीजिएगा, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, ठीक हो गया जी, 20, 30, 40। इसका मतलब मुझे कितने यूनिट्स का बेनिफिट है जी, मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 40 की आ रही है, ठीक हो गया जी, 20, 30 एंड 40, यस। अगर मैं अपना कॉम्बिनेशन चेंज करता हूं और मैं अपने कॉम्बिनेशन 4-1 के कॉम्बिनेशन के ऊपर आता हूं कि 4 यूनिट किसके यूज करूंगा, ए के, और 1 यूनिट किसका इस्तेमाल करूंगा, बी का। अब जरा पहले 4 यूनिट्स ए के ले लूं, 12, 10, 8, 6 और उसके बाद अगेन क्या है जी, 10। 10 कौन सा ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट बी का। मैं इसके ऊपर लाइन लगा देता हूं, ये 4 और ये 1, ठीक हो गया जी बेटा जी। तो अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें बेनिफिट कितने का है जी, 46 का बेनिफिट इसमें हमें मिलेगा। टोटल यूटिलिटी हमारी 46 है। अगर मैं मजीद कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ, अपना 3-2 के कॉम्बिनेशन के ऊपर जाता हूँ, तो 3-2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे पास बेटा, 12 प्लस 10 प्लस 8। ये पहले किसके हो गए, 3 प्रोडक्ट ए के, और उसके बाद 2 यूनिट 10 प्लस 8 की बात करते हैं, ठीक हो गया जी। 10 प्लस 8 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 48 आ जाएगी ये चीज, ठीक हो गया जी। हमारे पास कितना आ रहा है जी, 48। इसको जरा रिकन्फर्म कीजिएगा बेटा, 20, 30, 40, 48, यस, 48 हमारे पास आता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन, अगर मैं 2-3 का कॉम्बिनेशन ले लूं, 2 प्रोडक्ट ए के, 12 प्लस 10, ये 2 ए के ले लिए, उसके बाद हमने 10 प्लस 8 प्लस 6 की हम बात करते हैं, ठीक हो गया जी, 20, 30, 40 एंड 46, ये भी 46 आ गया। और अगर मैं 5वां कॉम्बिनेशन लेता हूँ इसके अंदर, कौन सा बेटा जी, 1-4 का कॉम्बिनेशन लेने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 किसका है, 12 इसका है, देन अगेन 10, 8, 6, 4, ये हमारे पास अगेन कितना आ जाएगा, 40 का। और अगर मैं 0-5 का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ कि मैं सारे पैसे बी पे लगाने जा रहा हूँ, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 की बात करते हैं, 10, 10, 10, इसका मतलब हमारे पास 30 का बेनिफिट आ गया। तो ये मेरे पास 5 कॉम्बिनेशन हैं। तो अगर आप इसको जरा गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है, ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है इसमें मेरे पास मैक्सिमम बेनिफिट है 48 का, 3-2 का कॉम्बिनेशन। अब 3-2 का कॉम्बिनेशन में 48 का बेनिफिट क्यों आया, मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली हमारा लॉ भी यही कहता है, लॉ की मार्जिन यूटिलिटी। अब उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप, मैं जनरल वर्ड में पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा, कि आप 2 या 3 या 4 या 5 या 10 जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं, तो तमाम प्रोडक्ट्स में आपने पैसे को इस तरह से खर्च करना है कि लास्ट यूनिट आप जिस प्रोडक्ट का भी खरीद रहे हैं, अगर 2 प्रोडक्ट हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स के जो आपने लास्ट यूनिट परचेज किए हैं, अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो तीनों प्रोडक्ट के जो आपने लास्ट यूनिट परचेज किए हैं उनकी यूटिलिटी अगर आपस में सेम हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि अगर मैं 3-2 के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ कि 3 यूनिट्स मैंने ए के परचेज किए, तो ए का थर्ड यानी कि आखिरी यूटिलिटी कितनी है, 8,
और 2 यूनिट किस पर लगाने जा रहा हूँ, बी के ऊपर, तो उसमें बी के सेकंड यानी कि आखिरी यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, 8। इसका मतलब दोनों की यूटिलिटी क्या है, सेम। तो जिस जगह के ऊपर यानी कि आपका ऐसा परचेज कॉम्बिनेशन कि जहां पर आपका दोनों प्रोडक्ट्स हैं या 4 हैं या 10 हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो आखिरी यूनिट आपने परचेज किया होगा, अगर उन तमाम आखिरी यूनिट्स की यूटिलिटी सेम हो जाए, तो इसका मतलब हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम बेनिफिट गेन करेगा वहां पर। और मैंने इसको यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको। और अगर हम इससे अपना डेविएट करते हैं तो डेविएशन आपके सामने है। कॉम्बिनेशन चेन मैंने सारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखा दिए, ताकि ये चीज मैं प्रूफ कर सकूं यहाँ पर कि जहां पर ऐसी परचेज होगी कि जिस परचेज में आखिरी यूनिट हर कमोडिटी का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा, तो कंज्यूमर मैक्सिमम बेनिफिट के अंदर होगा, कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी एंजॉय कर रहा होगा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया। क्लियर होगी बात जी? चलिए जी, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके ऊपर हम अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ मूव करें। ठीक हो गया जी?